हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ 9 सितंबर 2024 को ओपन होने वाला है और 11 सितंबर 2024 को क्लोज होने वाला है। ये कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है। इस आईपीओ में 3,560 करोड़ रुपीस वर्थ के फ्रेश इशू और 3,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा। इस आईपीओ की प्राइस रेंज 66 रुपीस से 70 रुपीस पर शेयर होगी और लॉट साइज 214 शेयर्स का होगा। अलॉटमेंट 12 सितंबर को फाइनलाइज होगी और ये आईपीओ टेंटेटिवली 16 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने वाला है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, बीओएफए सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है कैपिटल बेस को बढ़ाना ताकि कंपनी की फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग को पूरा किया जा सके। अब चलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। 2008 में एस्टैब्लिश बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो 2015 से नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ रजिस्टर्ड है और फाइनेंशियल ईयर 2018 से मॉर्गेज लोन्स ऑफर कर रही है। ये कंपनी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करती है जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के परचेज और रेनोवेशन पर फोकस करता है। इनके प्रोडक्ट स्वीट में होम लोन, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग और डेवलपर फाइनेंसिंग इंक्लूडेड है। इसके अलावा इनका मेन फोकस इंडिविजुअल रिटेल हाउसिंग लोन्स पर भी है और इसके साथ साथ ये कमर्शियल और डेवलपर लोन्स भी देते हैं जो सभी कस्टमर सेगमेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। 31 मार्च 2024 तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने मॉर्गेज सेक्टर में सिर्फ 7 सालों में काफी ग्रोथ अचीव की है और इंडिया में सबसे बड़ी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एचएफसी बन गई है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी का AUM 9,13,704 मिलियन रुपीस है, जिसके हिसाब से ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एचएफसी और 8th लार्जेस्ट एनबीएफसी यूएल है। फिस्कल 2024 के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल एचएफसी भी है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑन एवरेज एसेट्स और इक्विटी रिपोर्ट किए गए हैं। कंपनी फिस्कल 2022 से 2024 तक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एचएफसीज और एनबीएफसीज यूआई में है। AUM कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इंडिया में सबसे डाइवर्सिफाइड एचएफसी के रूप में जाना जाता है जो मॉर्गेज प्रोडक्ट्स के एक्सटेंसिव रेंज ऑफर करती है और इनका फोकस प्राइम हाउसिंग और सैलरीड कस्टमर्स पर है और इनका होम लोन पोर्टफोलियो हायर एवरेज टिकट साइजेस के साथ होता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास लोएस्ट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ 0.28% और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ 0.11% है, जो इन्हें इंडिया के लार्ज एचएफसीज में सबसे स्टेबल कंपनी बनाता है। कंपनी के पास इंडिया में दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए हाईएस्ट पॉसिबल क्रेडिट रेटिंग्स है, जो इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और स्ट्रेंथन करता है। फिस्कल 2024 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 446.6 बिलियन रुपीस के लोन डिसबर्स किए, जो इन्हें इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट रैंक पर लाता है एचएफसीज के बीच। एडिशनली ये कंपनी AUM पर ब्रांच और AUM पर एम्प्लॉय के हिसाब से लार्ज एचएफसीज में दूसरे नंबर पर है। इनके पियर्स की बात करें तो इनके पियर्स हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कैनफिन होम्स लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंशियरीज, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस। अब चलिए इंडिया की हाउसिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज शामिल है। बैंक्स का फाइनेंशियल सर्विसेज में डोमिनेंस है, लेकिन एनबीएफसीज ने अपनी एक खास जगह बना ली है क्योंकि ये उन कस्टमर्स को सर्व करती है जो अंडर बैंक रीजन्स में है या जिनके पास ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्रेडिट हिस्ट्री या प्रॉपर कोलैटरल रिकॉर्ड्स नहीं है। जनवरी 2021 में आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए एक टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज किया था, जिसमें एक 4 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया था और
रेगुलेशन इंटेंसिटी को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज किया गया था। इनपुट्स के आधार पर अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए एक रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जो अक्टूबर 2022 से लागू है। आरबीआई के स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर एनबीएफसीज फ्रेमवर्क के अनुसार एनबीएफसीज का रेगुलेटरी और सुपरविजरी फ्रेमवर्क उनकी साइज, एक्टिविटी और परसीव्ड रिस्कीनेस के आधार पर एक 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर पर बेस्ड होना चाहिए। बेस, मिडिल, अपर और टॉप लेयर्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपर लेयर में आती है और आरबीआई की स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए प्रोविजनिंग नॉर्म्स बैंक के नॉर्म्स के साथ अलाइन किए गए हैं जो अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव है। टाइटर रेगुलेशंस के बावजूद एनबीएफसीज ने रेजिलियंस दिखाई है और इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में अपनी क्रूशियल रोल को कंटिन्यू किया है, जहां फिस्कल 2019 से 2024 के बीच एनबीएफसी क्रेडिट अप्रॉक्सीमेटली 11% के सीएजीआर से ग्रो किया है और फिस्कल 2024 के एंड तक एयूएम 41 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया है। सिस्टमिक क्रेडिट ग्रोथ फिस्कल 2021 में 6.3% से इंप्रूव होकर फिस्कल 2022 में 10.3% तक पहुंची। ओवरऑल एनबीएफसी सेक्टर एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल 2024 से 27 तक 15 to 17% के सीएजीआर से ग्रो करेगा विद अ फोकस ऑन रिटेल और एमएसएमई लोन्स। एनबीएफसीज का शेयर सिस्टमिक क्रेडिट में फिस्कल 2008 के 12% से बढ़कर फिस्कल 24 में 20% तक पहुंच गया है और ये सेक्टर एक्सपेक्टेड है कि अपना मार्केट शेयर कंटिन्यू करेगा ड्यू टू उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स प्रेजेंस की वजह से। एनबीएफसीज फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं बाय सर्विंग रूरल एरियाज, इनफॉर्मल सेक्टर और कस्टमर्स बिना क्रेडिट हिस्ट्रीज के, जो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। Total income was reported at 7,617.71 crore rupees for financial year 24 against 5,665.44 crore rupees in financial year 23 and 3,767.13 crore rupees in financial year 22, up by 34.46% in 1 year and up by 102.22% in 2 years. PAT was marked at 1,731.22 crore rupees for financial year 24 against 1,257.80 crore rupees in financial year 23 and 709.62 crore rupees in financial year 22, up by 37.64% in 1 year and 143.96% in 2 years. EBITDA was reported at 6,893.53 crore rupees for financial year 24 against 4,944.78 crore rupees in financial year 23 and 3,140.93 crore rupees in financial year 22, up by 39.41% in 1 year and up by 119.47% in 2 years. Total assets for financial year 24 were reported at 81,827.09 crore rupees against 64,654.14 crore rupees in financial year 23 and 48,527.08 crore rupees in financial year 22, up by 26.56% in 1 year and 68.62% in 2 years. Share capital for financial year 24 was reported at 6,712.16 crore rupees against 6,712.16 crore rupees in financial year 23 and 4,883.33 in financial year 22, stable for 1 year and up by 37.45% for second year. Total liabilities for financial year 24 were reported at 69,129.32 crore rupees against 53,745.39 crore rupees in financial year 23 and 41,492.32 crore rupees in financial year 22, up by 28.62% in 1 year and 66.61% in 2 years. अब चलिए कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने आप को इंडिया के टॉप एचएफसीज में एस्टैब्लिश किया है, पर्टिकुलरली एयूएम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। कंपनी मॉर्गेज लेंडिंग प्रोडक्ट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफर करती है और ये डाइवर्सिफिकेशन उन्हें डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स टारगेट करने में मदद करती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स दिखाए हैं, इंक्लूडिंग हाई रिटर्न ऑन एसेट्स और इक्विटी,
साथ ही GNPA और NNPA रेशियोज इंडिया के लार्ज HFCs में सबसे लोएस्ट हैं। कंपनी ने रैपिड ग्रोथ भी देखी है, जिसमें AUM का हाई कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR रिपोर्ट किया गया है। बजाज ग्रुप का हिस्सा होने के नाते बजाज हाउसिंग फाइनेंस को ब्रांड की स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और ट्रस्ट का फायदा भी मिलता है। अब स्ट्रेंथ्स के अलावा कई रिस्क भी हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। अगर कंपनी कोलैटरल वैल्यू या डिफॉल्टेड लोन से ड्यू अमाउंट्स टाइमली रिकवर नहीं कर पाते तो इससे बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या प्रोविजनिंग कवरेज को इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया गया, रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस और ऑपरेशंस के रिजल्ट्स पर एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। RBI के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करने से भी बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इनका AUM 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली में कॉन्सेंट्रेटेड है। इन रीजन्स में नेगेटिव डेवलपमेंट से बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर सकती है। डेट फाइनेंसिंग कवेनेंट्स को कंप्लाई नहीं करने से भी बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशंस पर एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में डाउनटर्न या एडवर्स डेवलपमेंट से इम्पेयरमेंट लॉसेस बढ़ सकते हैं और बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। साथ ही प्रॉपर्टीज के टाइटल में इश्यूज से भी बिजनेस को इम्पैक्ट हो सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी से नेट इंटरेस्ट इनकम और फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का IPO। वी होप कि इस वीडियो के जरिए आपको इस कंपनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी और आप रिसर्च कर पाएंगे कि आपको इस IPO में इन्वेस्ट करना है या नहीं। एंड ऑल्सो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए IPO के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.